इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ह्यूमन में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे नई संतान पैदा होती है। और अब हम इसमें पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं कि प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें जो हम समझा रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर कोई भी फूल होता है उसकी पहले मैं पार्ट्स बता रही हूँ आपको, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक जब फूल कली अवस्था में होता है तो इसमें जो बाहर हरे रंग की ये पत्तियां होती हैं जो कि उसको फूल को ढके रखती हैं, कवर करे रखती हैं, यानी कि उसको सुरक्षा देती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बाह्य दल, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। और इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेपल्स। आपने सभी में देखा हो, गुलाब में भी जब फूल खिलता है तो नीचे की तरफ हरी पत्तियां होती हैं जो उसके बेस पर आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और इनका जो समूह होता है उसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है और इनको बोलते हैं सेपल्स। इसकी बात आती है जिन्हें आप फूलों की पंखुड़ियों का नाम देते हैं, जो कि कलरफुल होती हैं और जो अट्रैक्ट करती हैं कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिससे कि परागण की क्रिया के लिए। तो ये कलरफुल होती है, इन्हें दल कहा जाता है। इनका जो समूह होता है उसे दलपुंज कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स। ठीक, अब इसके बाद फूल में जो नर जनन भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कहलाता है पुमम, जिसे पिस्टल बोलते हैं। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो इसमें धागे जैसा जो भाग है इसे कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, और हिंदी में इसको बोला जाता है पुतंतु। और इसके ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है ये कहलाता है परागकोश। और इसके अंदर पराग के कण होते हैं परागकोश के अंदर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप जैसे कि अगर आप एक सरसों का फूल ले लें या आप एक गुड़हल का फूल ले लें, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप पहला पार्ट ये हटाएं फिर ये हटाएं तो उसके बाद बीच में आपको ये दिखाई देगा, और इनको हटाएंगे तो बीच में आप उसके बाद में आपको ये वाला भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे बोलते हैं जायाम हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है कार्पेल। अब इसके भी यहाँ पर तीन भाग होते हैं। एक तो इसका जो फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। इसके बाद ये वाला जो भाग है इसे कहा जाएगा वर्तिका, और जो ऊपर वाला भाग है जो थोड़ा सा यहाँ पर इस पर चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र। ये ओवरी हो गया, ठीक है, इसे अंडाशय कहेंगे, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये इसके तीन भाग होते हैं और अंडाशय के बीच में यहाँ पर होता है बीजांड। ठीक है, तो ये हमारे हैं फूल के भाग जो कि क्लियर हमने आपको बता दिया। जिन फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल, जिसे हिंदी में लिखा जाता है द्विलिंगी, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर है। और जितने भी अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें वो कैसे होते हैं, वो बाइसेक्सुअल ही होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिनमें कि मेल और फीमेल पार्ट एक में ही होते हैं, अधिकतर ऐसे ही होते हैं मोस्ट ऑफ। और जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, मतलब एक फूल जो है उसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा फ्लावर जो है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अलग अलग है, तो इन्हें कहा जाएगा
यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी। अब चाहे जो प्लांट है या एनिमल है, जो उच्च श्रेणी के एनिमल होते हैं वो तो होते हैं एक लिंगी, जैसे कि आप मनुष्य हो गया, और इसके अलावा पौधों में जैसे पपीता हो गया, ये है एक लिंगी। लेकिन द्विलिंगी कौन से होते हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया, या सरसों का फूल हो गया, या गुड़हल का फूल हो गया, ये क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है या एक ही एनिमल में है, और एक लिंगी वो होगा जिसमें कि अलग अलग होते हैं। अब जो है यहाँ पर पहले क्या होता है, जब जैसे कि माना कि हमने, चाहे वो एक लिंगी फूल हो चाहे वो द्विलिंगी हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल हो फ्लावर या बाइसेक्सुअल हो, लेकिन जरूरी होता है कि इसमें से जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंचे, वर्तिकाग्र तक। तो पराग के कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होने से पहले परागण का होना जरूरी है। अगर ये पराग के कण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचते हैं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो ये मस्त है। अब ये परागण जो होता है, ये परागण जो होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है स्वपरागण। स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो होती है जो द्विलिंगी होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें क्या होता है कि पराग की जो कण है वो अपने आप उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। अपने आप हो रहा है तो स्व यानी कि अपना, तो इसे क्या कहलाएंगे, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण, क्योंकि परागण तो होना जरूरी है, पराग के कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर पराग के कण, ये होता है अधिकतर एक लिंगी में, एक लिंगी जो फ्लावर्स होते हैं उसमें परपरागण होता है। और इसमें क्या है, ये पर यानी कि दूसरों के द्वारा, कोई कीट इस पर आकर बैठ गया किसी पुष्प पर, फिर वो किसी और उसी जाति पर या उसी अन्य किसी जाति के पौधे के वर्तिकाग्र तक जो है परागकणों को पहुंचा दे। अगर कोई कीट पहुंचा रहा है तो वो कीट परागण हो रहा है, अगर वायु के द्वारा उड़कर पहुंच रहे हैं तो वायु परागण होता है, अगर जल के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो जल परागण होता है, और अगर किसी जंतु के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो जंतु परागण होता है। ठीक है, तो जब दूसरों के द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण, और जब स्वयं होता है तो वो कहलाता है स्वपरागण। अब हम इसमें दिखाएंगे कि जो परागण की क्रिया हो रही है उसके बाद में निषेचन की क्रिया किस तरह से होती है। देखिए परागण में क्या होगा कि इसमें जो पराग के कण हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको ये एब्जॉर्ब करके ये फूल जाएंगे, और फूलने के बाद इसमें से नली निकल आएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल आएगा इस तरह से। ये इसमें जो पराग के कण होते हैं इसमें नर केंद्रक होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आगे की तरफ तो होगा नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक, और पीछे की तरफ आएगा इसमें से नर केंद्रक। नर केंद्रक जो होता है ये जो फीमेल न्यूक्लियस होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे फीमेल मेल की।
तो ये हो गया यहाँ पे नर केंद्र। ये ट्यूब के अंदर आ गए। अब ये जो नलिका है यानी कि जो ट्यूब है, जब ये बीजांड में प्रवेश करेगी तो इसका ये सिरा जो है ये गल जाएगा और ये नलिका केंद्रक जो है ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद बता, ये केंद्रक जो कि क्या है, नर केंद्रक है, ये दो नर केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा और इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर दो नर केंद्र, एक नर केंद्रक तो क्रिया करेगा अंड कोशिका से, अंड कोशिका से एक नर केंद्रक क्रिया करेगा, तो क्रिया करने पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। और जाइगोट जो होता है ये वृद्धि करके किसमें बन जाता, डेवलप हो जाता है भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में। ठीक, दूसरा नर केंद्रक, अभी बीच में दो द्वितीयक केंद्रक है, दूसरा नर केंद्रक जो है इनसे क्रिया करेगा, और ये इनके साथ इसका फ्यूजन हो जाएगा, और ये जब द्वितीयक केंद्रक के साथ में ये नर केंद्रक मिलेगा तो ये बनाएगा भ्रूणपोष। ये बनाता है भ्रूणपोष। जैसे कि अब इस पर डिवीजन कितनी बार हुआ, फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, दो बार। एक बार तो अंड कोशिका के साथ नर केंद्रक का जो है फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, और दूसरा हुआ द्वितीयक केंद्रक के साथ में नर केंद्रक का, दोनों नर केंद्रक ने अपना अपना फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो इसे कहते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। एक बार क्रिया नहीं हुई निषेचन की, यहाँ पर दो बार क्रिया हुई है, एक बार अंड कोशिका से और दूसरी बार द्वितीयक केंद्रक से। अंड कोशिका से क्रिया करके जो है भ्रूण बना है, जाइगोट बना है, जाइगोट से भ्रूण बना है। और इसी तरह दूसरे जब निषेचन हुआ है द्वितीयक केंद्रक के साथ में तो भ्रूणपोष की रचना हुई है, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर ये भ्रूण हो गया और उसके चारों तरफ यहाँ पर इसकी रचना हो गई भ्रूणपोष की। ठीक है, अब भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो है उसको फूड मिल रहा है डेवलप होने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, इस पोष से, भ्रूणपोष से, क्योंकि ये भ्रूण को पोषण देने का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर निषेचन कितनी हुआ, दो बार, तो उसे क्या कहेंगे, दोहरा निषेचन कहेंगे। और यहाँ पर दो केंद्रक थे और एक नर केंद्रक इसमें आगे मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं त्रिगुणित संलयन, त्रिगुणित संलयन। अब क्या होता है कि ये जो है भ्रूण, इसमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये अंडाशय जो है ये वाला भाग, अब जब ये निषेचन की क्रिया हो गई तो इसमें भ्रूणपोष जब बन गया तो ये क्या होगा, ये फूल जाएगा और ये अंडाशय जो है किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फल के रूप में। और आपने देखा है फल के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं, तो ये बीजांड वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, बीज। तो अब ये तो फूल गया तो ये फल के रूप में बदल गया। अब जो बीजांड वाला भाग है इसमें क्या होगा, इसमें क्रियाएं भ्रूणपोष में, इसमें ये जो है क्रियाएं रुक जाएंगी, जो भ्रूणपोष होगा वो सुप्त अवस्था में चला जाएगा और ये अपने अंदर भ्रूण को समेटे रहेगा, और जिस कारण क्या होगा कि इसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जैसे बीज का छिलका जो होता है वो सख्त हो जाता है, और जिससे कि अंदर की क्रियाएं इसकी सुप्त रहती है, भ्रूण जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और जब आप बीज को कहीं बोएंगे उसको सब पानी वगैरह सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो ये डेवलप होके नए पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निषेचन के बाद ये क्रिया हो जाती है, इस तरह से पौधा बनता है। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, अब एक फूल किसमें बदला है, फल के रूप में बदला है। अब इसमें जो हमने बताए थे जो पेटल्स होते हैं ये भी सूख जाएंगे, पेटल्स सेपल्स भी सूख कर झड़ जाएंगे। इसके अलावा ये जो इसमें फिलामेंट है ये भी सूख जाएगा, ये भी झड़ जाएंगे, और इसके अलावा ये वर्तिकाक और वर्तिका भी जो है सूख जाएंगे, और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाएगा और बीजांड जो है वो बीज में बदल जाएगा। बीजांड जो है वो किस में बदल जाएगा,
बीज में बदल जाएगा। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया के बाद में एक फूल से फल तैयार हो जाएगा और बीज उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, ये उम्मीद करूंगी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो भी कोई इसमें क्वेरीज हो वो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।